नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे रहने भी चाहिए। आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड की इस पैंडेमिक महामारी के दौर में आप देख रहे हैं बाहर की हवाएं, बाहर कितना बुरी हालात बनी हुई हैं, इसलिए आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ आप लोग पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, जारी रखें, अच्छी तरह से करते रहें। हम आपके लिए आपके हर सवालों का जवाब लेकर आएंगे, आपकी तैयारी के लिए हर उपयोगी चीज़ लेकर आएंगे। करंट अफेयर हुआ, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई हुआ, सिलेबस हुआ, क्वेश्चन पेपर हुआ, सब कुछ लेकर आएंगे। इवन एग्ज़ाम के अपडेट्स भी आपके साथ सब बार बार टाइम टू टाइम लेते आएंगे, शेयर करेंगे। कोई भी वैकेंसी है, कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी पोस्टपोन्ड है या कोई भी एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस का सब कुछ डिटेल लेकर आएंगे। हमारा मेन फोकस इस चैनल का दो चीज़ होगा, एक आईएएस की और दूसरा पीसीएस के लिए। आईएएस और पीसीएस के हर एक कंटेंट आपको दिया जाएगा और वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण, अच्छे कंटेंट हम आपको देंगे दोस्तों। तो इसी सीरीज में हम जो पर्यावरण और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो शुरू किए हुए हैं, उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो का और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वो भी आपके ही समान जो आप पढ़ रहे हैं वही अगर आपके दोस्त पढ़ेंगे तो सेम चीज़ समझेंगे और आपको डिस्कस करने में आसानी होगी, वो बातें करने में आसानी होगी, हर एक चीज़ अपडेट्स है ना। तो इसलिए सेम इन्वायरमेंट बनाने के लिए, एक सेम सोसाइटी क्रिएट करने के लिए आप इस चीज़ को शेयर करिए। अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को जो साथ में तैयारी करता है उसको तो जरूर शेयर करिए, उसको दिखाइए कि हाँ कैसा है, क्या है ना। तो इसी सीरीज में आज हम दोस्त शुरू करते हैं क्लाइमेट चेंज सॉरी दोस्तों, जलवायु परिवर्तन। देखते हैं क्या है जलवायु परिवर्तन। ठीक, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का ही कारण है कि आज जो है जून का महीना है, 2021 चल रहा है और आज 10 जून ही है कि आज दिल्ली में का टेम्परेचर 38 डिग्री प्लस हो चुका है ना। और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, मतलब कि जो सीजन है, जो गर्मी है, ठंडी है या बरसात है, इसकी आवृत्ति और उसकी प्रभाविता दोनों में, और तीव्रता भी जिसको बोलते हैं, प्रभाविता तीव्रता, दोनों में क्या हुआ है, ज़्यादा परिवर्तन हुआ, इरेगुलरिटी हो गई है दोस्तों ने। तो ये है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं आप, क्लाइमेट चेंज। क्या है क्लाइमेट चेंज, क्या है इसके फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज के, है ना, सब चीज़ें हम देखेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु का परिवर्तन। अगर हमारा जलवायु जो सामान्य प्रक्रिया, जो सामान्य नियम है उसके अनुसार नहीं हो रहा है, उसमें उसकी आवृत्ति में और उसकी प्रभाविता या उसके गहनता में अगर वृद्धि हो रही है या अनियमितता, इरेगुलरिटी हो रही है, तो इस परिस्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई जलवायु परिवर्तन की परिभाषा। दूसरा हो गया जलवायु परिवर्तन के फैक्टर्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, इसके मतलब जनरेट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं ना। तो अगर हम इसके इस हालत में देखें तो मेनली 3 पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस, है ना, क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। दूसरा हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज, मतलब कि क्लाइमेट चेंज मतलब यही क्लाइमेट चेंज है ना। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं। अब इसके लिए ग्रीन हाउस गैस है, जैसा कि आपको पता है कि गैस होगी वो ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस हरा घर है और हरे भरे के लिए हम परेशान हैं, है ना। तो ये क्या है, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों में मेनली 6 गैसों को हम शामिल करते हैं, और भी गैसें आती हैं, 6 गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प भी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक ना, जलवाष्प,
ऐसे ये मतलब कि ये हैं आपके क्या ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उसके बाद कुछ जो है CFC के भी आते हैं दोस्तों, CFC HFC भी जिसको आप बोलते हैं, इसके भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं ना। तो ये दोस्तों हमारी 6 गैसें मतलब कि ये होते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों का एक प्रकार हो गया ग्रीन हाउस गैस या इसका प्रभाव क्या होता है। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए दोस्तों कि मान लीजिए पृथ्वी है, मतलब ये अगर आप पृथ्वी का है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये एक उसका परत दर परत जिसको आप क्या बोलते हैं, इसका वायुमंडल बोलते हैं। अगर वायुमंडल है तो ये आज यहाँ से पृथ्वी से लेकर के ये 8 किलोमीटर के क्षेत्र, ठीक है, जिसको क्षोभमंडल बोलते हैं, इसी में सामान्यतः गैसें रहती है ना। ये चीज़ें हो गए। ऊपर का एक आवरण है ना, ये जो आवरण है ये प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर ग्रीन हाउस गैस में अगर हम बनाएं है ना, तो अगर इस तरह एक ग्रीन घर का अगर हम एक आकार बनाएं है ना, ऐसे मान लीजिए अगर बनाते हैं तो यहाँ पर है ना, अगर ये कोई भी मतलब कि चद्दर है, ग्लास है, ऐसे रख दीजिए तो यहाँ पर आने वाली जिस वेवलेंथ की यहाँ पर वेव आएगी है ना, ये वेव आई, ठीक है, अब आई तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये अंदर घुस आई इसको क्रॉस करके है ना। जब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है इस वेवलेंथ की रे के पास, उसके बाद यहाँ पर आई, फिर यहाँ से जब टक्कर हुआ तो इसकी एनर्जी क्या हुई, लॉस होगी ना। लॉस होने के बाद जब ये वापस की ओर जाती है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है और इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाती। जब इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये इसी में रह जाएगी, ये इंटेंसिटी मतलब कि इस वेवलेंथ की जो ऊर्जा है, जो वेव है, वो इसी में रह जाएगी। अगर इसी में रह जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर जनरली अधिक हो जाएगा है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, इस प्रभाव को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना। इसको ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं कि जिसकी वजह से अंदर की ऊर्जा, अंदर की गर्मी बाहर की गर्मी से अधिक हो जा, ताप अधिक हो जा, उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रभाव। ऐसे ही सेम केस क्या होती है पृथ्वी। सूर्य से आने वाली किरणें इस जब मंडल को पार करके वो पृथ्वी के यहाँ पर टकराती, पृथ्वी की धरातल से जब वो टकराती हैं और टकरा करके जब वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो होते हैं इस लेयर को पार नहीं कर पाती हैं और यहाँ से क्या हो जाती हैं, फिर वापस हो जाती है ना। वापस यहाँ से नीचे आई, यहाँ से जब इसकी एक कम वेवलेंथ मतलब कम ऊर्जा की जब ऊपर की ओर जाती है यह किरण, तो आगे नहीं बढ़ पाती, इसी क्षेत्र में जब रह जाती है तो इस क्षेत्र का तापमान क्या करती है, अधिक कर देती है इस वायुमंडलीय क्षेत्र का है ना, जिसको क्षोभमंडल भी जनरली आप बोलते हैं है ना। वास्तव में क्षोभमंडल तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये जहाँ तक प्रभाव वहाँ तक ही हमने 8 किलोमीटर दिखाया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, इस कार्य से जलवायु परिवर्तन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा इस क्षेत्र का तो क्या होगा, अगर यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मान लीजिए इस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब क्या है इस क्षोभमंडल में मानी भरी पड़ी है। अब ये क्या करती हैं, इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती हैं, इस एनर्जी को ये सोख लेती हैं, सोखती मतलब एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेती हैं, सोखना नहीं अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद ये क्या करती है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इस वायुमंडल का। जब इस वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी क्यूमुलेटिव टेम्परेचर अधिक होगा तो जो ग्लेशियर होंगे, बर्फ होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पिघलेंगे। जब पिघलेंगे तो समुद्र तल क्या होगा, बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा समुद्र तल। और जब समुद्र तल आगे के में वृद्धि होगी तो जो आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो द्वीप क्या होंगे मेरे दोस्त, वो द्वीप जो है डूबने कगार पर जाएंगे। जो तटीय इलाके होंगे वहाँ पर डूबने लगेंगे। उसके बाद बर्फ़ कहाँ पर, ग्लेशियर कहाँ पे, पहाड़ों पर है। पहाड़ों से जब नदियाँ बह के आएंगी और तेज़ी से उनमें पिघलन शुरू होगा तो वो क्या होंगे, तेज़ी से उन मैदानी क्षेत्रों में बाहर आएगी, है ना। तो ये सब क्या होगा, इसके दुष्प्रभाव हो गए। तो ये दुष्प्रभाव होते रहते हैं इस तरह के, है ना दोस्तों। गर्मी पड़ रही है
हाँ तो दोस्तों ये इसके प्रभाव हम देख रहे थे कि इस तरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग हुई, ये चीज़ें हो गई। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखा जाए कि इसका इन ग्रीन हाउस गैसों में किसका कितना रोल है ना। तो इस ग्रीन हाउस गैसों में जो देखते हैं 2 तरह से होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें 2 तरह की होती हैं अगर देखा जाए, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैसें 2 तरह की कौन कौन सी होंगी? एक तो प्राकृतिक होंगी पूर्णतया, और जो उसके बाद प्राकृतिक बाद मानव ने उसमें वृद्धि कर दिया। एक जो होंगी कंप्लीटतः या पूर्णतया जो होंगी वो क्या होंगी? मैन मेड होंगी, मतलब मानव निर्मित होती हैं। इस तरह के 2 तरह होती हैं, एक क्लाइमेट है ना। ठीक दोस्तों, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसें कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो होती हैं नेचुरल मतलब जो प्रकृति में पाई जाती हैं, और दूसरी क्या होती हैं? कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली मैन मेड होती हैं, है ना दोस्तों, मतलब कि इंसानों ने जिसको बनाया है। 2 तरह की होती हैं। अब नेचुरल में कौन कौन सी गैसें आ जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नेचुरल में एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उसके बाद मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है ना, NO2। ये गैसें प्रकृति में हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में ज्वालामुखी से भी होती है, उसके बाद अन्य चीज़ों से भी होती रहती हैं, जीवाश्मों से भी होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी होती रहती है ना। तो ये तो नेचुरल हैं। मेथेन गैस क्या? ये भी नेचुरल है। ये जो है दलदली ज़मीनों से, जल जीवाश्मों में ये सब उपस्थित रहती है ना। नाइट्रस ऑक्साइड भी जो होते हैं ये बैक्टीरिया वायरस के थ्रू और भी अन्य स्रोतों से बार बार मतलब कि प्रकृति में उपलब्ध है। लेकिन इंसान क्या किए हैं? इसमें अपनी ओर से हस्तक्षेप करके बढ़ा दिए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री चलाते रहता, उद्योग चलाना, घरों में होने वाले बहुत इनके खाने बनते हैं जो लकड़ियों पर, बहुत ऐसे स्रोत हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। सेम चीज़ मेथेन हो गया। मेथेन भी किससे होता है? जिनमें जीवाश्म ईंधन होते हैं, जलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, इससे भी होता है। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड। अब कम्प्लीटली मैन मेड में क्या है? HC। इसमें क्या है? HFC है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFC, फ्लोरो, ठीक है, PFC दोस्तों। उसके बाद SFC, SF6 है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। उसके बाद ठीक है, पैराफ्लोरोकार्बन्स है ना। तो ये क्या है? ये पूरा के पूरी कम्प्लीटली मैन मेड है। ये प्रकृति में ऐसी गैसें नहीं पाई जाती हैं। ये गैसें प्राकृतिक नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है इनको अपने विभिन्न उपयोगों में करने के लिए। किस किन उपयोगों में गैस यूज की जाती है? AC में यूज की जाती हैं, फोम बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। और किस में यूज की जाती हैं? स्प्रे आप लोग लगाते होंगे, अधिक सेंट स्प्रे है ना, बॉडी स्प्रे, उसमें भी ये सारी गैसें यूज की जाती हैं इन्हेलर के रूप में, और इन्हेलर के रूप में भी ये गैसें यूज की जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी यूज में ये की जाती है। मानव मेड है। इन वजहों से क्या होता है? ये ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है दोस्तों। अगर थोड़ा सा हम इसके और भी प्रभाव देखते हैं तो देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो है 57% किसका रोल है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 57%। ये कहाँ से? फॉसिल फ्यूल से। 57% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती हैं? वो फॉसिल फ्यूल से आती हैं, ठीक है दोस्तों। फॉसिल फ्यूल मतलब जिसको आप बोलते हैं जीवाश्म ईंधन से आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों 8% नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, 8% नाइट्रस ऑक्साइड का रोल है। उसके बाद 70% ऐसे कार्बन ये 57 हो गया, फिर 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को विनाश कर देने के कारण होने की वजह से 70% आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखते हैं मेथेन का कितना रोल है, तो ये 14% इसका भी रोल है। किसमें? ये मतलब कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में इसका भी रोल है। तो इस तरह हमने ग्रीन हाउस गैसें देखे, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसें जब हो गई दोस्तों, इसके लिए क्या समय समय पर ग्रीन हाउस गैसों के लिए, ईंधन के लिए समय समय पर क्या हुए?
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किए गए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए जिनसे इन चीज़ों को कम किया जा सके, दूर किया जा सके, है ना दोस्तों। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें चलती हैं, इसको हम देखते हैं कि वैश्विक लेवल पे क्या क्या कोशिशें की गई इन समस्याओं को दूर करने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। अब एक चीज़ ये तो आपने जान लिया ग्रीन मतलब कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। थोड़ा सा हम आपको इसे हट करके बैकग्राउंड में ले चलें तो आपको बहुत ही मज़ा और इंटरेस्ट आएगा ना। तो इसमें देखते हैं, थोड़ी सी कहानियों पे चलिए। हुआ यूँ कहानी नहीं सच्चाइयाँ हैं, है ना, कि पूरे यूरोप में 1500 ईस्वी के बाद 1500 तक तो वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, सामंतवादी थी, है ना। 1500-1600 ईस्वी तक, 1600 ईस्वी के बाद 17वीं-18वीं ईस्वी तक वहाँ पर क्या आया, इंडस्ट्रियलाइज, औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण का सीधा सा मतलब इतना समझिए कि उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा आशातीत वृद्धि हुई। जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, मतलब कि आशानुकूल मतलब वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, 16-17वीं शताब्दी के बाद जो है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति मतलब इतने सारी चीज़ उद्योगों में बनने लगी, मशीनों से बनने लगी। इसकी वजह से जब होने लगा तो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ, बम्पर प्रोडक्शन हुआ। कंजप्शन भी ऐसे ही होगा, आप समझ, कंजप्शन मतलब उपभोग भी होगा। जब उत्पाद बहुत बनेंगे तो लोग खाएंगे भी, खपत भी करेंगे। जब उत्पाद बनेगा तो कैसे होगा, लोगों को नौकरी खूब मिलेगी, जगह जगह काम मिलेंगे तो पैसा टनाटन सबको मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा, उन पैसों की खरीदारी करेंगे, ऐशो आराम करेंगे ना। लेकिन ऐशो आराम मशीनें आ जाएंगी, लोगों को चलने के लिए गाड़ियाँ से चलेंगे। जहाँ लोग पैदल और बैलगाड़ियों से चलते थे अब कहाँ से चलेंगे, सवारियों से, गाड़ियों से चलेंगे, ट्रेनों से चलेंगे। जहाँ पर लोग हाथों से कोई चीज़ बनाते तो मशीनों से बनेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उद्योग ही उद्योग। इसकी वजह से होगा क्या, बहुत ज़्यादा जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयले और इन सब की खपत होने लगी। उसके बाद आयरन मतलब कि एल्यूमिनियम, लोहा, इन सारी चीज़ें भी खपत होने लगी दोस्तों ने। तो इन आधारों पर वहाँ पर जब इतनी भयंकर तरीके से औद्योगिकरण आया तो क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर इन गैसों का प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगा ना, हुआ, सिंपल सी बात हुआ। उसके बाद एक ऐसी अवस्था आ गई कि सब इतने आपस में कंपटीशन करने लगे उद्योगों में कि आगे चल के उसका एक परिणाम के रूप में विश्व युद्ध में भी एक इसका भी बहुत बड़ा रोल था, है ना। औद्योगिक क्रांति का तो प्रथम विश्व युद्ध होता है ना, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, है ना। जब इतने सारे डेवास्टेशन हो गए, सब कुछ हो गया, जस्ट मतलब बर्बादी हो गई, फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध मतलब बिना कुछ कहे, है ना, बिन देखे बिन अरस परस के, है ना, तो प्यार हो गया, मतलब कि ये दुश्मनी एक तरह से कहिए ना, बिना देखे बिना कुछ किए आपस में युद्ध करते रहना, अंदर अंदर उसी को क्या बोला गया, शीत युद्ध। उसने कुछ किया तो इसने उसके टाइट होकर के किया, है ना। वो किसी अपने देश को, रूस अपने किसी देश को अपने पक्ष में करना चाहा तो अमेरिका अपने पक्ष में करना चाहा, पूरे विश्व को दोनों अपने अपने पक्ष में करने में लग गए। इस अवस्था को शीत युद्ध बोला गया और अंदर अंदर तैयारी भी कर दी गई। मान लीजिए युद्ध हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध, तो क्या होगा, है ना। इस सब के चक्कर में हो गया क्या रहा, सारे जंगल बर्बाद, जंगलों को काट काट कर मशीनें बना दी गई, रास्ते बना दिया गया, खेती कर दी गई, है ना, किया गया। सारे जंगलों को लकड़ियाँ काट काट कर उद्योगों में लगा दिए गए। अब जो है जंगल बर्बाद हो गए, जंगल ही गायब हो गए। जीव, जब जंगल गायब तो वन्य जीव भी गायब, वन्य जीव भी गायब हो जाएंगे तो विलुप्ति की समस्या आने लगी, बीमारियाँ होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, अब यही जो है पेड़ पौधे हमको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा आप प्रोडक्शन कर रहे हो इंडस्ट्री से, उद्योगों से, और इधर जो है काट भी डाल रहे हो कोई चीज़। तो हुआ यूँ कि उसके बाद 60 के दशक 1960 या के बाद 1970 के दशक में इसका दुष्प्रभाव दिखने लगा। जलवायु परिवर्तन, जब बारिश पता चलती थी जून में शुरुआत होती थी, जहाँ पर वहाँ पर क्या शुरू हो गई, या तो अप्रैल में ही शुरू हो गई। जब बाढ़ नहीं आती तो उन क्षेत्रों में बाढ़ भयंकर आने लगी। ज्वालामुखियाँ तो नहीं कह सकते। उसके बाद क्या हुआ, चक्रवातों का नया नया रूप आने लगा, टॉर्नेडो नाम से एक नया समस्या आने लगी। तो अलग अलग समस्याएं आने लगी।
तो उसके बाद जो जंगल बचे थे वहाँ पर आग लगने लगी। ये नए नए तरीके की समस्याएं देखी गई। तब क्या किया गया, इसके लिए प्रयास किया गया। पहले 1971 में जो है एक विश्व के देशों ने मिल करके क्या बनाया, एक आपस में बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, स्टॉकहोम सम्मेलन। कब किया, 1972। अरे दोस्तों ये तो चलना बंद हो गया भाई, ठीक है। 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन है ना बुलाया गया। अब 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन में लोग विश्व के देश के लोग आए, वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष आए, उसके बाद बातचीत किए, उसके बाद किए। फिर ये हुआ कि ठीक अगर इस समस्याओं को दूर करना है तो कुछ संस्थाओं बना दी है जो देखें। तो क्या किया गया, इन्वायरमेंट की समस्या को देखने के लिए, पर्यावरणीय समस्या को देखने के लिए यूनाइटेड नेशन के तहत एक संस्था का नाम बनाया गया जिसको UNEP मतलब कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोला गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम का गठन किया गया है ना। इसको स्थापित किया गया। कब किया जाएगा, 71 तो 72 में कर दिया जाएगा। इस पर तो याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, मत करिएगा आप लोग। दूसरी बात क्या हुआ, ये हुआ कि अरे भाई अगर ऐसा ही चल रहा है तो ठीक है। बाद में इसने काम करने शुरू कर दिया UNEP, फिर आगे देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सरकारी देशों के बीच आपस में देखने के लिए, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों को देखने के लिए एक अंतर सरकारी पैनल गठित कर दिया गया। क्या किया गया, IPCC। इसका मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर आप लिख लीजिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज है ना। इसको स्थापित किया गया। इसी के साथ एक का स्थापित किया गया वेटलैंड आयोग। ये सब कब स्थापित किए गए, 1987 में। 1987 में वेटलैंड आयोग भी स्थापित किया गया। यही वेटलैंड आयोग है जिसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी बोला जाता है। वेटलैंड आयोग यही कमीशन था, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से उसने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सतत विकास का नाम लिया था, ठीक है। इसकी स्थापना की गई। अब ये सब रिसर्च किए, समझें ये इंटर गवर्नमेंट पैनल ये क्या है दोस्त, IAS ने पूछा है इस सवाल को ना, तो याद रखिएगा इसको। फिर इसमें क्या, इस संस्था ने रिसर्च का काम करती, कौन सा काम करती, रिसर्च और अध्ययन का काम करती है। IPCC रिपोर्ट जारी करती है समय। अभी पिछले साल 2-3 रिपोर्ट जारी किया था। क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब टेम्परेचर का क्या प्रभाव, इसका ये भी पिछले साल 19 में रिपोर्ट जारी की थी। दूसरा जारी किया था कि ये जो ग्लेशियर के पिघलने से क्या क्या प्रभाव आएगा। उसके बाद तीसरी भी जारी किया था लैंड डिग्रेडेशन पे, है ना, भूमक्षय पर भी जारी किया था। 2019 में रिपोर्ट जारी की, तो ये जारी करता था। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसकी, ये स्थापना की गई। अब इसने जो है IPCC ने रिपोर्ट जारी की 1987 में। उस रिपोर्ट में इसने क्या बताया, इसने बताया कि ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं बचाया जाएगा तो पूरे विश्व में समस्या पैदा हो जाएगी। इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट में ये बात कही और बोला क्या कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या समस्या हो रही है। इसने बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहली समस्या तो ये हो रही है कि क्लाइमेट चेंज मतलब कि अनियमितता हो रही है मौसमों में, ठंडी गर्मी वर्षा में मौसमों में, और उसके बाद आपदाओं में अनियमितता। पहली बात इसने बोला, क्या बोला, अनियमितता किस में आ रही है, अनियमितता इर्रेगुलरिटी किन किन चीज़ों में आ रही है, मौसम में आ रही है दोस्तों, ठीक, मौसम में आ रही है, आपदा में आ रही है। मौसम में मतलब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, इस सब में भी परिवर्तन आ रहा है और आपदाएं बढ़ रही हैं। दूसरी बात इसने क्या बोला, दूसरी बात इसने बोला कि अब इनकी वजह से जंगल भी विनाश हो गए हैं वन्य जीवों का, तो इसलिए जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधता, वो समाप्त हो रही है। और जब विविधता समाप्त हो जाएगी, जब एक आधे लोग बचेंगे, एक आधे जीव जंतु बचेगा, तो आपस में संघर्ष होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इन्वायरमेंट में एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसमें खाद्य श्रृंखला होती है। खाद्य श्रृंखला में आप सीरीज पढ़ते हैं, उस सीरीज में प्रोड्यूसर होता है
उसके बाद उपभोक्ता होता है, डिकम्पोजर होता है। उपभोक्ता में भी कई होते हैं। आप सोचिए कि अगर प्रोड्यूसर मात्र धरती पर खाली जो है पेड़ पौधे ही हों, जीव जंतु न हो, तो क्या होगा, पूरी धरती तो पेड़ पौधों से भर जाएगी, संतुलन तो बन नहीं पाएगा। अगर ये नहीं हो, मतलब प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे नहीं हों, वृक्ष प्रजातियाँ न हों, खाली जीव हों, तो भी नहीं चल सकता। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, विविधता बहुत ही ज़रूरी है। ये संतुलन बनाए रखने के लिए तो इन्होंने बोला एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है विविधता की समाप्ति, जैव विविधता समाप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, तीसरी बात इस रिपोर्ट में इसने ये बताया, सॉरी ये सब पॉइंट आप यहाँ से देखें, इसने ये बात बताई थी ने अगली पॉइंट इस रिपोर्ट ने क्या बताया, इसने बोला कि एक और समस्या हो रही है, जब विविधता समाप्त हो रही है, अनियमितता हो रही है, इसकी वजह से पृथ्वी की जो उर्वरता है वो प्रभावित हो रही है। लैंड डिग्रेडेट कर रहे हैं और डिजर्ट बन रहे हैं। डिजर्ट मतलब क्या बन रहे हैं दोस्त, मरुस्थल बनते जा रहे हैं, है ना। तो इन तीन पॉइंट को इसने क्लियर किया। अब जब इस 3 सबसे प्रमुख बातों को IPCC की रिपोर्ट ने बताया, तो फिर क्या हुआ, पूरे विश्व में तो ये हुआ, अरे ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ये मानव सभ्यता के सामने ही बहुत बड़ी संकट है ना। इसका समस्या, इसका वजह क्या है, यही जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब कि यही गैसों का अनियमित बढ़ोतरी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर ही बढ़ रहा है ना। वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला उम्मीद की जताई गई, 50 तक 2 डिग्री सेल्सियस इस शताब्दी के अंत तक पहुँच जाएगा। तो यह तो बहुत आश्चर्य हुआ। इस पर तब बात करने के लिए पूरे विश्व के देशों ने एक सहमति बनाई और इकट्ठा होने के लिए बोले कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तब उन्होंने 1992 साल दोस्त, ये 92 था, 72 था ना, 1992 में एक जगह ये मिलने की बात की गई कि सब लोग मिलेंगे। कहाँ पर बात मिलने की बात हुई, रियो डी जेनेरियो, ये शहर का नाम है, रियो डी जेनेरियो, है ना। ये शहर का नाम है। ये शहर कहाँ पर, ये ब्राज़ील का शहर है ना। ये ब्राज़ील के शहर में पूरे विश्व के देश मिलने के लिए सहमत हुए और इसी को, इस स्थान के नाम से रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोलते हैं। या तो इसको पूरे पृथ्वी की समस्या थी, इसलिए बात करने के लिए क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन भी इसी को बोलते हैं। क्यों पूरी पृथ्वी पर संकट थी और उसी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शुरुआत की गई थी, ठीक। तो ये हुआ दोस्तों। अब यहाँ जब बात हुआ, यही 3 पॉइंट याद रखिएगा, 3 पॉइंट। पहला अनियमितता, अनियमित मौसम मतलब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में जो समस्या हो रही थी, अनियमितता हो रही थी, आपदाओं में वृद्धि हो रही थी, इस पे बात चर्चा करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक ढांचा बनाया गया। उसका नाम दिया गया UNFCCC। क्या नाम दिया गया दोस्तों, UNFCCC। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लिख लेते चलिए आप, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, क्या, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पहला दिया गया, है ना। ये क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए ये पहली बात इस फ्रेमवर्क को लाया गया, है ना। इसका फ्रेमवर्क का नाम क्या रखा गया, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किस पर हुआ, ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु संबंधी मुद्दों के लिए ये फ्रेमवर्क बनाएगा। दूसरा फ्रेमवर्क मैंने आपको क्या बताया, दूसरी समस्या क्या हो रही थी, दूसरी समस्या जो हो रही थी वो समस्या हो रही थी जैव विविधता का ह्रास हो रहा था। तेजी से जैव विविधता बर्बाद हो रही थी, जीव जंतु बचे ही नहीं थे, जंगल वंगल साफ हो गए थे। तो इसके लिए क्या किया गया, UNCBD, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या नाम रखा गया है इसका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक दोस्तों। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो ये था, ये मुद्दा ये बायोडाइवर्सिटी बात करने के लिए किया गया। तीसरी पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, लैंड भी अवक्षयित हो रही थी, उसकी उर्वरता भी समाप्त हो रही थी भूमि का। इसके लिए जो किया गया उसका नाम रखा गया कि UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक दोस्तों, डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, कम्बैट मतलब लड़ने के लिए कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन का 3 कन्वेंशन वहाँ से निकल के आए। ठीक है ना। अभी हम जलवायु परिवर्तन के लिए बढ़ रहे थे, तो अब अगला ये दो सीरीज जो होगी उसको तो हम दूसरे चीज़ों में पढ़ाएंगे। जब बायोडाइवर्सिटी इसको तो हमने पढ़ा लिया, आप देख सकते हैं उसकी कुछ पार्ट बाकी है, उसको हम नेक्स्ट में हम पूरा कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक दिन किसी दिन लेक्चर में लेकर के इस चीज़ को भी हम बताएंगे, आगे ले चलेंगे दोस्तों। अब हम आज किसको पढ़ते हैं? हाँ, तो जैसा बात करें तो आज हम बात करते हैं UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। वैसे हमने एक लेक्चर जो है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर लिया है, उस पर और लेक्चर बाकी हैं, तो उसको और हम लेकर के आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद एक हमारा बचा रह जाएगी इस सीरीज का UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन पे, इस पे भी हम आगे बात करेंगे, इस सीरीज को भी ले चलेंगे दोस्तों। तो अभी हम अभी जो देखते हैं उसको हम UNFCCC को लेकर चलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। जैसा कि हमने आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया UNFCCC, इसको फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक दोस्तों, तो ये रहा हमारा ये। अब इसमें क्या है, इसमें हमने जैसा कि आपको बताया कि अब जो है 1992 में ये सम्मेलन हो रहा है, 1992 में 92 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी की बात की गई। अब जब इसमें बात हुआ तो इसमें 3 चीज़ें निकल के आई, ये भी हमने आपको बताया। इन 3 चीज़ों में लेकर के आई जो, तो उसकी रणनीति, अब ये 3 चीज़ें तो आई, अब उसके लिए कोई प्लान होना चाहिए ना, कोई काम करना चाहिए ना, तीनों के बावजूद भी। तो इन सब का जो एक नाम दिया गया इन तीनों का, कि मतलब क्या, UNFCCC, UNCCD, UNCBD, है ना। ये जो तीनों के लिए किया गया, उसके लिए एक एजेंडा लाया गया कि हम कैसे कैसे आगे काम करेंगे। उस एजेंडा का नाम 1992 के बाद क्या आ जाएगा, 1992 20वीं शताब्दी थी, अगला 21वीं शताब्दी चलेगी ना। तो इसके लिए क्या लाया गया दोस्तों, इसके लिए एजेंडा 21 कहा गया। क्या कहा गया, एजेंडा, साफ साफ लिखे ना, एजेंडा 21। यह 21 क्या है, 21वीं शताब्दी, मतलब 21वीं शताब्दी में हम लोग क्या करेंगे, मतलब विश्व के देश क्या करेंगे इन जब पृथ्वी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। उस रणनीति का नाम क्या रखा गया, एजेंडा 21। ये ध्यान रखिएगा, क्यों बोल रहा हूँ बार बार ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यह जो है यूपीएससी में भी आता है, IPCS में भी कई बार पूछा हुआ एजेंडा 21 क्या है। उसके बाद SSC में भी अच्छा खासा ये सवाल पूछता है, फिर बैंकिंग में पूछता है, आर्मी में भी GD, आर्मी GD या SSC GD में ये सवाल अक्सर पूछ लिया करते हैं। उसके बाद इसमें असिस्टेंट कमांडेंट में भी ये सवाल बार बार पूछता है, इसलिए बार बार फोकस करें एजेंडा 21 क्या है, क्यों, ठीक है। ये बातें हुई। अब हम जैसा कि देखते हैं, फिर इसके लिए कहा गया, एक बार बात हो गई, उसके बाद ये भी रखा गया हर 20-20 साल पे जो है पृथ्वी संबंधी समस्या को बैठने के लिए किया जाएगा, जिसको रियो क्या बोला गया, यहाँ से नाम रखा गया, रियो हो गया, ठीक है। रियो 92 कहा गया, 1992। फिर रियो 20 का मतलब 1992 में आप 20 साल जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, रियो +20, इसका मतलब हो जाएगा सन 2012, है ना। उसके बाद फिर अगला कब पृथ्वी सम्मेलन होगा, 2032 में। तो ये ऐसे ऐसे चलता है पृथ्वी से संबंधित बातचीत करने के लिए ना, 20-20 साल पे, 2-2 दशक पे ये चलता। लेकिन क्या अगर 2-2 दशक पे किया जाए तो पृथ्वी की समस्या को दूर किया जा सकता है, आप बताइए, मैं क्या बताऊँ, नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। इसके लिए अब ये जो तीनों फ्रेमवर्क तैयार किए गए, हर फ्रेमवर्क पे बात करने के लिए कहा गया कोप, क्या बोला जाएगा, कोप कहा गया, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज,
मतलब कि जो भी पार्टी, जो भी इसमें लोग सदस्य समूह शामिल होंगे, उन लोगों का क्या होगा, उन पार्टियों का कन्वेंशन होगा, एक समारोह किया जाएगा ना। तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो इसके संदर्भ में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं CCC क्लाइमेट चेंज के लिए। तो पहला कोप जो बनता है, इसके लिए बात होती है, वह 1995 पहला कोप सारे अब देश मिल करके किस पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पर। दूसरा होता है 1996, ठीक। दूसरा 1996 में कब होता है, एक कोप 2 हुआ, ठीक। कोप 2 हुआ। 1997 में क्या होगा, कोप 3 होगा, है ना। फिर 1997 में क्या होगा, ये इसमें कोप मतलब तीसरा, है ना। कोप मतलब वो तीसरी बार, समझ रहे हैं आप लोग। तो कोप तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसी तीसरे में ये सब बातचीत होती रही, प्रावधान बनाते रहे, ये नीतियाँ बनाने की बात चलती रही, ये सब चर्चाएँ तो आप जानते होती हैं। उसके बाद कोई रिजल्ट आता है, तब जा कर के कोप 3 में क्या रिजल्ट निकला गया, वहाँ पर बात की गई। तो वहाँ पर एक आया, क्या आया, इसमें एक कंसेप्ट निकल गया CBDR। एक चीज़ हमने इसमें थोड़ा सा पीछे आके कर ली है। जब ये बात हो रही थी 1992 में ना, एजेंडा उसमें पृथ्वी सम्मेलन में पूरे विश्व के सब लोग शामिल थे ना, आपस में सारे देशों के नेता आपस में बात कर रहे थे। तो उसके रणनीति बनाई गई, एजेंडा उसको 21 दिया गया। ये भी कह दिया गया कि इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए एक अलग अलग कन्वेंशन बना देते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर क्या होगा, तो क्या आप सोचिए कि उसमें देखिए पूरे विश्व में कैसे कैसे देश हैं। आप जानते हैं यूरोप के देश सबसे ज़्यादा विकसित हैं, वो पहले से ही अन्य विश्व के अन्य देशों को कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिए थे आप, है ना। वो बेचारे गरीब हो गए, उन लोगों ने तो औद्योगिकरण कर लिया, इधर तो औद्योगिकरण भी नहीं आया, है ना। आप जानते होंगे प्रथम औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, तृतीय भी चाइना वाली हो गई, चौथी की बात चल रही है आज के दिन। मोदी जी कभी कभी कहते थे, आज को तो कोरोना काल में वो भी नहीं कहते होते हैं, अब तो वो भी भूल गया ना। तो अब एक बात बताइए, तो उन लोगों ने कर लिया, क्या देश पूरे विश्व के लोग शामिल हो जाएंगे? ना भैया, ठीक है, जो आप करोगे समस्या तो हम सब लोग मानेंगे, ऐसा करेंगे क्या? आपको लगता है? कतई नहीं करने वाले। क्यों भाई? सारी बीमारी तो तुम लोगों ने पैदा किया, वो विकसित देशों ने पैदा किया, ये बेचारे गरीब हम लोग, है ना। इंडिया भी आएगा उसमें, उस समय शामिल था, है ना। और भी देश विश्व के शामिल थे। तो ये सब गरीब ये कैसे मानेंगे, ठीक भैया जल आज समस्या हो रही विश्व के सामने, चलो मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उतना मेहनत करना नहीं ना। इसके लिए एक व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था का नाम पूरे विश्व के देशों को 3 भागों में बांटा गया। उस भाग का नाम लिखिए, याद रखिए, एनेक्जर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुसूची या एनेक्जर बोलते हैं ना। तो इस अनुसूची में, इसी में क्या हुआ, एनेक्जर, है ना, जो ENN है ना, जो एनेक्जर या अनुसूची तैयार की गई, 3 अनुसूची तैयार की गई। कौन सी 3 अनुसूची? अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3, ठीक। अनुसूची 1 में क्या था? ऐसे देश शामिल थे जो विकसित, पूर्णतः विकसित देश थे, सभी लोग विकसित थे, सबकी GDP ग्रोथ ठीक ठाक थी, इसमें शामिल हो गए सारे देशों को। दूसरा याद रखिएगा, ये IAS ने सवाल पूछा हुआ है ना। तो एनेक्जर क्या है, प्रथम ही पूछा था ना। उसके बाद क्या है, दूसरी अनुसूची होती है। दूसरी अनुसूची में ऐसे देश शामिल थे जो 1992 में रशियन संघ के विकसित हो जाने के बाद उनकी GDP कम हो गई थी, है ना, या उस समय घाटे में चल रहे थे। ऐसे देश किस में शामिल कर दिए गए? ये 2 में। विकसित तो थे कभी, लेकिन वर्तमान समय में क्या थे, बुरी हालत से गुजरे। तो उन देशों में सामान्यतः कौन से आएंगे? पूर्वी यूरोप के देश, है ना, जिसमें पोलैंड और उसके बाद क्रोएशिया, बहुत सारे छोटे छोटे, हंगरी, ये सब देश आ जाएंगे ना, जो रशिया फेडरेशन के पहले भाग थे 1992 से पहले। तीसरे में कौन से? तीसरे में ऐसे गरीब, विकसित और विकासशील देश शामिल थे, उसमें इंडिया भी और उस समय चाइना भी था 1992 में। आज तो विकसित हो गया ना, दादागिरी जो हमारा, उस समय ये भी था, ठीक है, चाइना। तो ये 3 सूचियाँ बना दी गई, है ना। इस 3 सूची में ये भी तय किया गया, इस देश के इन कैटेगरी के देश क्या करेंगे, इनके लिए अलग जिम्मेदारी होगी और इनके अलग अलग होगी, है ना। इसी पे चर्चाएं चलती थी भाई, आप लोग समस्या पड़ेंगे, आप लोग करोगे। तब क्या हुआ,
तो बात होती है फिर इसी मुद्दे पे कि भाई आप क्या निर्धारित करोगे, आप कितना कम करोगे, क्योंकि सारी बीमारी आप लोगों ने पैदा किया। दूसरी ये बोला गया कि चलो भैया तुम लोगों ने भी कम नहीं किया, आज गरीब हो घाटे में चले हो। तीसरे वाले ने ये बोलते हैं हम तो कुछ किया नहीं, हमको क्यों दंड दे रहे हो, तुम समझो तुम भुगतो। यही बात किस में चलती रही, एक मतलब कि 1995, 96, 97 में चलती रही ना दोस्तों। फिर क्या हुआ, यही 97 में एक निर्णय निकल के आया जिसका नाम बोला CBDR। ये CBDR, इसका मतलब हुआ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सभी लोगों की जिम्मेदारी तो होगी, कॉमन है कि सभी लोग जिम्मेदार लेंगे, लेकिन क्या भिन्न भिन्न लेंगे। जो देश ज़्यादा मतलब कि विकसित हैं वो ज़्यादा लेंगे, जो देश कम विकसित हैं कम हुए और कम उन्होंने जीवन कभी प्रभावित किया पृथ्वी को, वो कम लेंगे। सिंपल सी बात है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब आया, COP 3 में। कब COP 3 हुआ, 1997 में। कहाँ पर हुआ, क्योटो में हुआ। कहाँ पर हुआ मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, क्योटो में हुआ। क्योटो कहाँ पर शहर है, यह जापान का एक शहर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द PCS, सारे PCS याद रखिएगा। कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, उसके बाद SSC GD, ये सब सवाल, इन सबको बहुत ही प्यारा मोहब्बत है, ऐसे सवालों से पूछता ही रहता है। आप पिछले सालों के सवाल उठा के देखिए ना, पूछता है। इसलिए आप ये बात याद रखिएगा। COP 3 कब हुआ, 1997 में हुआ। क्या उसमें कहाँ पर हुआ, क्योटो में हुआ। और क्या आया, CBDR वहाँ पर लागू किया गया है ना। इसमें एक चीज़ और किया गया, इसमें एक बात और भी कहा गया कि यह क्योटो प्रोटोकॉल इसी में लाया गया, कॉमन बट डिफरेंशियल। तो उसको तय किया गया, मानक तय कर दिया गया, भाई क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आगे आते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि जब इतना कर दिया गया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ला दिया गया और क्योटो में ये चीज़ों को तय कर दिया गया, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट भी लाया गया। तो इसी क्योटो में कुछ और भी चीज़ें लेकर आएंगी, ठीक है। यही इसी क्योटो में और भी चीज़ें लेकर लाई जाएंगी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, अब क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, इसको दोस्तों 1997, ठीक है, लाया गया। एक क्या था, COP तीसरा था, इसी में CBDR भी लाया गया, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो पेरिस कन्वेंशन है 2015 का, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी जो है दोस्तों इसी का ही एक भाग है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का एक्सटेंडेड रूप है, इसलिए इसको अब हम इसको आज यही समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में, अगले पार्ट में आप इन चीज़ों को आगे देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कैसे है, ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। इस एक बार चैनल को फिर आप सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।